हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस एंड्रॉयड के सेशन के अंदर हम देखने वाले हमारे स्टोरेज के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था टोटल लोकल अवेलेबल स्टोर हमारे एंड्रॉयड के अंदर कितने टाइप्स के, टोटल 3 टाइप्स के अवेलेबल है, जिसके अंदर सबसे पहला होता था हमारा वेरिएबल, दूसरा होता था सेट प्रेफरेंस, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था। साथ ही साथ सेट प्रेफरेंस का यूज़ किस लिए होता है, तो परमानेंट डेटा जब भी हमें स्टोर करवाना है, मतलब कि परमानेंट डेटा हमें हमारे मोबाइल के अंदर, सिंपली बात करूँ कि वेरिएबल के अंदर जो आपने डेटा स्टोर किया वो टेम्पररी है, जब तक एप्लीकेशन स्टार्ट है तब तक ही वो डेटा क्या करेगा, अपना स्टोर करेगा। अगर आपको परमानेंट डेटा स्टोर आउट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, सेट प्रेफरेंस। बट सेट प्रेफरेंस की एक लिमिटेशन है कि उसके अंदर आप छोटे से कम साइज़ या फिर कम लेंथ का ही डेटा आप स्टोर करवा सकते हो, जैसे कि ईमेल आईडी या फिर किसी बुलियन वैल्यू या फिर किसी एक वेरिएबल को। अगर आपके बड़ी साइज़ के अंदर आपका डेटा है तो आप सेट प्रेफरेंस के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा एक सबसे अच्छा जो स्टोरेज है उसका नाम है डेटाबेस। तो सेट प्रेफरेंस जो है वो हमने लास्ट टाइम देखा था लेक्चर के अंदर कि किस तरह से काम करता है। साथ ही साथ हमने एक पूरी की पूरी लॉगिन सिस्टम यूजिंग अ सेट प्रेफरेंस क्रिएट की थी। तो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि भाई मुझे परमानेंट डेटा बड़ी लेंथ के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि कई सारे स्टूडेंट के डेटा है जिसका नाम है, GRID है, मोबाइल नंबर है, पेरेंट नंबर है, एड्रेस है, वैसे मुझे 1000 से प्लस स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं सेट प्रेफरेंस का कभी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए मुझे ऑलवेज डेटाबेस पे डिपेंड ऑन रहना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले डेटाबेस किस तरह से बनता है, डेटाबेस किसे कहा जाता है और डेटाबेस कहाँ पे अपना डेटा स्टोर करता है। तो सबसे पहले डेटाबेस जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे एंड्रॉयड के अंदर अवेलेबल डेटाबेस का नाम है एसक्यूलाइट डेटाबेस। सबसे पहले कॉमनली बताऊं कि डेटाबेस का टाइप्स क्या होता है। तो डेटाबेस होता है एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब कि जो भी DBMS के अंदर यूज़ होने वाला एसक्यूएल है वही यहाँ पे यूज़ होता है एसक्यूएल। बट उसको एंड्रॉयड के अंदर बोला गया है एसक्यूलाइट डेटाबेस बिकॉज ऑफ ये लोकल स्टोरेज। तो टोटल एसक्यूएल के कितने सारे टाइप्स होते हैं, माई एसक्यूएल होता है, एसक्यूलाइट होता है। तो माई एसक्यूएल मतलब कि सर्वर के ऊपर रहने वाला एसक्यूएल डेटाबेस, तो वो ग्लोबल डेटाबेस की तरह काम करता है। और ये एसक्यूएल है बिकॉज ऑफ ये लोकल स्टोरेज में अवेलेबल है। तो एसक्यूएल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से बना हुआ डेटाबेस है। तो ये हमें एंड्रॉयड डेटाबेस के अंदर बनाना है। तो हम जो डेटाबेस में काम करने वाले हैं वो डेटाबेस है एसक्यूएल डेटाबेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अगर एसक्यूएल डेटाबेस आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए जो भी आपको एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो एसक्यूएल जो है वो रो कॉलम वाइज एक टेबल के अंदर यूज होता है और रो कॉलम वाइज ही अपना डेटा जो है स्टोर करता है। तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस बनाना होगा, उसके अंदर एक टेबल बनाना होगा, उसके अंदर मुझे जितनी भी चाहिए उतनी कॉलम डिफाइन करनी होगी और उस हिसाब से मुझे अपना डेटा जो है वो इंसर्ट करना होगा डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, डेटाबेस। एग्जैक्टली डेटाबेस किसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन के अंदर यूज होता है, जब सेट प्रेफरेंस आप यूज नहीं कर सकते, जब आपको परमानेंट डेटा स्टोर करवाना है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, उसकी साइज़ बड़ी है, तब आप क्या यूज़ करोगे, कॉमनली डेटाबेस। और एंड्रॉयड में जो यूज़ होने वाला डेटाबेस है उसका नाम है एसक्यूएलाइट, जिसके अंदर रो कॉलम मतलब कि एक टेबल स्ट्रक्चर के अंदर डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो एसक्यूएल के अंदर आपको डेटा डालने के लिए, निकालने के लिए, मतलब कि उसका क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट जो भी हमें करना है वो सब कुछ करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज के कमांड होंगे। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है वो उसके कमांड हमें लगाने होंगे, जिससे कि हम अपना टेबल जो है वो क्रिएट कर पाएंगे, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे और डिलीट कर पाएंगे। ओके, तो खास करके ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई डेटाबेस के अंदर जो भी हम डालने वाले वो एसक्यूएलाइट का खास करके यूज़ करना है और वहाँ पे ही हमें टेबल भी जनरेट करवाना है। तो ये हमें करना है। ओके, तो स्टार्ट करिए आज का लेक्चर कि डेटाबेस एग्जैक्टली एंड्रॉयड में किस तरह से बनता है, किस तरह से उसके अंदर हम किसी भी तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं और डिलीट करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला मेरा कॉमन गोल यही है कि मैं कोई स्टूडेंट का डेटा जो है वो मैं यूज़र के पास से रीड करवाना चाहता हूँ और उसको परमानेंटली स्टोर करवाना चाहता हूँ। मतलब कि यूज़र के पास से कई सारा डेटा होता है, जैसे कि आप किसी स्टूडेंट का डेटा ले लीजिए तो उसकी GRID भी होती है, उसका नाम भी होता है, साथ ही साथ उसका सरनेम और
कॉमनली बात करें कि मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, कई सारी चीज़ होती है। तो मैं कॉमनली डिफाइन कर लूँगा। तो मुझे कितनी चीज़ की डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो मेरे डेटाबेस में सबसे पहले तो GRID होना चाहिए, उसके बाद नेम होना चाहिए, उसके बाद मोबाइल होना चाहिए, उसके बाद पेरेंट नंबर होने चाहिए। तो कॉमनली मुझे इतना डेटा स्टोर करवाना है, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट का डेटा हम एंटर करेंगे तो मुझे कॉमनली इतनी चीज़ एंटर करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो डिफाइन कर लिया। ओके, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको जो भी डेटाबेस आप बनाना चाहते हो उसके पहले आप डिफाइन कर लो कि आप अपने डेटाबेस में कौन कौन सी फील्ड जो है, कॉलम जो है वो डिक्लेरेशन करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया कि मैं भाई GRID रखना चाहता हूँ, वैसे नेम रखना चाहता हूँ, मोबाइल भी रखना चाहता हूँ और पेरेंट्स नंबर भी रखना चाहूँगा। तो कॉमन ये मैंने 4 जो है वो डिक्लेरेशन की है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेटाबेस किस तरह से बनाना है। तो डेटाबेस के लिए जैसे कि शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए हम कहाँ भी शेयर्ड प्रेफरेंस बना सकते थे, वैसे ही डेटाबेस को बनाने के लिए हम अलग से एक DB फाइल बनानी होगी और उस DB हेल्पर फाइल के अंदर हम पूरा का पूरा डेटाबेस, उसके ऑपरेशन की मेथड जो है वहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे और उस मेथड को हम कहीं पे भी कॉल करवा के हम हमारा ऑपरेशन, CRUD जो ऑपरेशन हमें करना है वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू क्लास बना लेते हैं, एक न्यू जावा क्लास। क्लास का नाम लिख देता हूँ DB हेल्पर, क्योंकि उसके अंदर सभी जो हेल्पर मेथड जो हमें मिलने वाली है वो यहाँ पे हम रखेंगे। ओके, चलो इस DB हेल्पर, ये तो सिंपल ऐसा क्लास हो गया DB हेल्पर जो हम कॉमन मॉडल क्लास की तरह बनाते हैं। अब ये DB हेल्पर क्लास को आपको SQL बनाना है, मतलब कि आपको डेटाबेस बनाना है, तो उसको इनहेरिट करना पड़ेगा SQL ओपन हेल्पर से। खास करके अभी जो हमने क्लास बनाया हुआ है वो सिंपल एक जावा क्लासेस है। हमें इस क्लास को डेटाबेस के लिए मूव ऑन करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमनली इसको SQL क्लास बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इनहेरिट करता हूँ SQL ओपन हेल्पर से। तो जब भी आपको डेटाबेस क्लास बनाना हो तो आप उस क्लास को SQL ओपन हेल्पर से इम्प्लीमेंट करो, एक्सटेंड करो। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर दिख रही है। तो सबसे पहले एरर यही है कि जब भी आप SQL ओपन हेल्पर से इनहेरिट कर रहे हो तो SQL ओपन हेल्पर अपनी कुछ इनबिल्ट मेथड लेके आ रहा है, उस मेथड को आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो आप जैसे ही अल्टर एंटर क्रिएट करोगे तो वो बोल रहा है इम्प्लीमेंट मेथड, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट मेथड। 2 मेथड ऑलरेडी उसने बोला है कि इम्प्लीमेंट करनी है। उसके अंदर सबसे पहली मेथड है ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। जैसे ही एंटर करता हूँ तो मेरी मेथड जो है मेरी आ चुकी है। खास यहाँ पे जन किस तरह से करना है, फिर से अल्टर एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इम्प्लीमेंट मेथड। इम्प्लीमेंट मेथड करते ही हमें 2 मेथड मिल रही है, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। अब सबसे पहले ऑन क्रिएट का मतलब क्या होता है वो आपको मैं यहाँ पे डिजाइन करके बता दूँ। ऑन क्रिएट मतलब कि यहाँ पे हमारा डेटाबेस बनता है, यहाँ पे हमारा टेबल बनेगा जिसके अंदर हम जितनी चाहे उतनी कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। ऑन अपग्रेड के अंदर क्या होगा कॉमनली कि ऑन अपग्रेड मेथड जो है उसके अंदर हमारा जो डेटाबेस बना हुआ है उसको हम जब भी रिपीट करवाना चाहे या फिर जब भी हम उसको अपडेट करवाना चाहते हैं तब हमें ऑन अपग्रेड मेथड का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ऑन क्रिएट मेथड और ऑन अपग्रेड मेथड जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करवा ली है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि भाई जो SQL ओपन हेल्पर जो हमारा क्लास है उसके अंदर अभी भी हमें एरर मिल रही है, तो उसको एक सिंपल कंस्ट्रक्टर चाहिए, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर अवेलेबल है। फिर से यहाँ पे अल्टर एंटर करते तो वो बोलेगा कॉमन उसको क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर। बिकॉज ऑफ उसको कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाना है क्योंकि उसको इनबिल्टली कुछ ना कुछ पैरामीटर रिक्वायरमेंट है और उस पैरामीटर को हमें कंप्लीटली प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्टर खास करके यूज़ नहीं कर सकते और उसका डेटाबेस भी हम नहीं बना सकते। तो आइए इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे ही इम्प्लीमेंट किया तो वो पूछ रहा है कौन सा इम्प्लीमेंट करूँ, तो सबसे पहले मैं जो है वो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर है वो इम्प्लीमेंट करूँगा। अब कॉमन जैसे ही मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट किया तो कंस्ट्रक्टर तो मतलब क्लास के नाम की कोई एक स्पेशल जो मेथड बनाई हुई है। अब इस मेथड के अंदर तो कई सारे पैरामीटर है, मतलब कि जब भी DB हेल्पर कॉल होगा सारे के सारे पैरामीटर कंटेक्स्ट, स्ट्रिंग नेम, कर्सर, फैक्टरी और इंटीजर आपको सभी जगह पे इंप्लीमेंट करने होंगे। मतलब कि मान लीजिए कि मैं मेन एक्टिविटी के अंदर DB हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे कंटेक्स्ट भी डालना होगा, नेम भी डालना होगा, फैक्टरी भी डालनी होगी और वर्जन भी डालना होगा।
तो जिस एक्टिविटी के अंदर मैं ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसका मुझे ये सब कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो मेरे पैरामीटर है वो उसके आर्ग्यूमेंट पास करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले पहचान लेते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट जो हमें कॉमन रिक्वायर होता है किस एक्टिविटी से है। दूसरा है स्ट्रिंग नेम। नेम का मतलब यहाँ पे है डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हो। तो कॉमन एक चीज बता देता हूँ कि जो डेटाबेस का नाम है वो हम एक ही बार रखते हैं, बारी बारी से हम उसको गेट करवाए या फिर एक ही बार कर दे, दोनों सेम ही रहेगा। मान लीजिए कि डीबी हेल्पर 5 जगह पे ऑब्जेक्ट बना रहा है तो 5 जगह पे सेम नाम डालना पड़ेगा, सेम आर्ग्यूमेंट डालनी पड़ेगी। मतलब कि नेम हमने मान लीजिए कि रख लिया है माई डीबी, तो सभी 5 जगह पे पैरामीटर के अंदर माई डीबी ही आपको देना होगा, बिकॉज ऑफ सभी ऑब्जेक्ट सेम है, डेटाबेस के नाम भी सेम ही होने चाहिए। ओके, दूसरी बात यहाँ पे फैक्ट्री, तो फैक्ट्री बाय डिफॉल्ट नल ही होती है। जब भी आप मेथड कॉल करोगे, जहां पे भी कॉल करोगे, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर आप क्या देना चाहोगे, नल। उसके बाद वर्जन, तो वर्जन 1 ही है, पहले से ही डिफाइन है क्योंकि आप पहली बार डेटाबेस बना रहे हो। तो एक चीज यहाँ पे आपको खास टारगेट करनी या फिर अट्रैक्ट करनी है कि भाई जो आप ये 3 चीज ले रहे हो ना वो फिक्स ही है कि हमें यही रखनी है। जैसे कि डेटाबेस का नाम मुझे रखना है माई डीबी, कर्सर फैक्ट्री नल है और वर्जन 1 है। तो जब भी हम डीबी हेल्पर कॉल करवाएंगे तो हमें ओनली फॉर कंटेक्स्ट ही न्यू मिलेगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही होगा। तो अगर सेम है तो उसको मैं बारी बारी से क्यों गेट करवा रहा हूं, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मैंने निकाला इसलिए बिकॉज मुझे पता है कि वो सारी की सारी चीज सेम ही रहने वाली है, तो एक ही बार डिफाइन कर लूंगा। अगर मैंने वो यहाँ से निकाल ली है तो यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे एरर मिल रही। तो एरर इसलिए मिल रही है क्योंकि पैरामीटर के अंदर जो मिलने वाला था वो अब नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज मैं डायरेक्ट डिफाइन कर देता हूँ। मुझे पता है मेरा नाम क्या रखना है, माई डीबी डॉट डीबी, क्योंकि डीबी फाइल का नाम ऑलवेज डीबी होता है। उसके बाद फैक्ट्री, तो फैक्ट्री भी मुझे पता थी क्या थी, नल। और वर्जन, तो वर्जन भी मुझे पता था 1। तो वो बारी बारी से गेट करवाने से अच्छा है आप एक ही बार यहाँ पे क्या कर लो, डिक्लेरेशन कर लो। दोनों सेम है, आप बारी बारी से गेट करवाओगे तो एक दिक्कत ये रहेगी कि कहीं भी आपने मान लीजिए कि नेम या फिर वर्जन कोड में कुछ ना कुछ गलती कर ली तो वहां पे आपको एरर का डिफाइन होगा, एरर का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहली बार में ही अच्छे से डिफाइन कर लीजिए, कोई भी इसके अंदर आपको इश्यू नहीं होगा। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो खास करके याद रखना है, कई चीज़ हमें मिल रही है बट हमें कंटेक्स्ट ही गेट करवाना है, बाकी क्या पैरामीटर आप निकाल लीजिए और उसको डायरेक्ट सुपर के अंदर डिफाइन कर लीजिए। तो कॉमन मैंने ये कर लिया है, हमारा जो डीबी है वो बन के कंप्लीट हो चुका है। बट अब मुझे क्या करना है कि ऑन क्रिएट के अंदर मुझे मेरी डेटाबेस है उसका फाइल बनाना है, उसका टेबल मुझे क्रिएट करना है, उसके अंदर कितनी कॉलम है वो मुझे लिखनी है। तो चलो मुझे डेटाबेस के अंदर कुछ ना कुछ करना है। जैसे कि मैंने आगे भी बोला था कि भाई डेटाबेस के अंदर तुम्हें डेटाबेस बनाना है या फिर क्रिएट करना है या फिर अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है, कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको उसकी क्वेरी, मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज में कमांड देना पड़ेगा। उस कमांड को बोला जाता है क्वेरी। तो आपको यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी एसक्यूएल लैंग्वेज में, और एसक्यूएल लैंग्वेज में क्वेरी लिखने के बाद उसको डेटाबेस में फायर करनी पड़ेगी। तो चलो हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेरी जो है ऑलवेज होगी स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग क्वेरी वेरिएबल बना लेता हूँ। उस क्वेरी वेरिएबल में हम यहाँ पे क्वेरी लिखने वाले हैं। चलिए तो स्ट्रिंग क्वेरी, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले क्रिएट। तो हमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने की क्वेरी भी फिक्स होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल। उसके बाद आपको देना होगा टेबल का नाम, जैसे कि यहाँ पे दे देता हूँ std। अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे कैपिटल देना ही रिक्वायरमेंट है। तो एक बात याद रखिएगा, कैरी कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो, बट कॉमन ऐसी सिंटेक्स रखो कि जो भी एसक्यूएल सिंटेक्स है, जो भी इनबिल्ट सिंटेक्स है, उसको कैपिटल में रखो, जिससे कि पता चले कि ये फिक्स ही है। जैसे क्रिएट टेबल तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपना टेबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो। तो कॉमन में क्या करता हूँ कि भाई जो भी एसक्यूएल सिंटेक्स है उसको कैपिटल में रखो, जिससे कि मुझे पता चले ये एसक्यूएल है, उसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो खास करके ये चीज़ आपको सभी को देखनी है कि जब भी हम एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं तब हम कैपिटल लिखेंगे, और जब
हमारा कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं उसको स्मॉल में लिखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ क्रिएट टेबल, एसटीडी नाम का एक टेबल क्रिएट करो। उस टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू देना चाहते हो, कौन सी कॉलम बनाना चाहते हो, कौन सी फील्ड बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन करो। तो आइए डिक्लेरेशन करते हैं। तो सबसे पहली जो मेरी बात हुई थी कि मैं GRID लेना चाहता हूँ, मतलब कि कॉमन आईडी उसका नाम दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। सबसे पहली कॉलन है वो कौन सी रहने वाली है, आईडी। कॉलन आपको ही डिफाइन करनी है, वो आपका नाम है इसलिए मैंने स्मॉल में रखा। तो आईडी के अंदर क्या होगा, तो 1 2 3 ऑब्वियसली हमारी कोई ना कोई यूनिक नंबरिक आईडी होगी, तो उसको मुझे डेटा टाइप भी देनी होगी। जो भी आप फील्ड बनाते हो, खास करके याद, क्वेरी के अंदर जो भी आप फील्ड डिक्लेरेशन करते हो उसका नाम भी, मतलब कि उसकी डेटा टाइप भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डेटा टाइप होगी इंट। हमें यहाँ पे इंट नहीं लिखना, इंटेजर पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इंटीजर। जो आईडी है वो मेरी क्या है, इंटीजर। साथ ही साथ आईडी हमें क्या मिलती है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, और उसके बाद प्राइमरी की, या फिर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइमरी की। तो यहाँ पे ले लिया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद टेबल की आईडी। आईडी क्या है, इंटीजर है, मतलब कि वो क्या है, प्राइमरी की है, और वही ऑटो इंक्रीमेंट है। तो इंटीजर का तो मतलब पता चल गया कि भाई आईडी की डेटा टाइप इंटीजर, बट प्राइमरी की डिफाइन करता है वो ऑलवेज यूनिक रहने वाली। अगर आप प्राइमरी की नहीं लेते हो तो मान लीजिए कि एक बंदा जो है, कोई एक स्टूडेंट है, उसने आईडी 1 है, तो किसी दूसरी स्टूडेंट की भी आईडी 1 हो सकती, बट प्राइमरी की का मतलब है GRID ऑलवेज यूनिक ही रहेगी। यूनिक मतलब कि आपने एक नंबर की आईडी दे दी है तो आप दूसरे कोई स्टूडेंट को एक नंबर की GRID आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि प्राइमरी की है ऑलवेज यूनिक है। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि मान लीजिए कि ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट होनी चाहिए, हम आईडी एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने 10 स्टूडेंट का डेटा ऐड कर दिया है तो आईडी 10 तक पहुंची। अगर उसी जगह पे कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है, उसको नहीं पता है कि लास्ट टाइम कितना डेटा ऐड हुआ है, तो वो किसी भी आईडी को दे देता है। तो खास करके याद रखो कि भाई जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट रखो, क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए। तो खास करके आईडी जो है वो इंटीजर रहेगी, साथ ही साथ यूनिक भी रहेगी, और ऑटोमेटिक क्या होगी, वो इम्प्लीमेंट होगी। ओके, ये हो जाने के बाद ये पहली कॉलन हमने डिफाइन की। अब दूसरी कॉलन डिफाइन करो। तो दूसरी कॉलन का नाम रखेंगे हम नेम। तो नेम ऑलवेज होती है स्ट्रिंग, बट डेटाबेस के अंदर हम स्ट्रिंग नहीं ले सकते, यहाँ पे लेना होगा टैक्स। उसके बाद यहाँ पे लिया है मोबाइल, और यहाँ पे लेता हूँ टैक्स। तो आप कई लोग बोलोगे कि भाई टैक्स में क्यों लिया मोबाइल, तो याद रखिएगा डेटाबेस के अंदर हम टैक्स में ही लेंगे, क्योंकि जो भी लंबा इंटीजर है उसको हम कोई लिमिटेशन के थ्रू देखेंगे। तो खास तरीके से प्लस भी हो सकता है, +91, तो वो इंटीजर के अंदर नहीं होगा। तो नंबर के अंदर कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, प्लस पे भी एंटर हो सकता है या फिर माइनस में भी एंटर हो सकता है, कोई खास करके याद रखिए। चलिए, उसके बाद हम ले लेते हैं पेरेंट नंबर। उसको भी हम ले लेते हैं टेक्स्ट। तो ये मैंने मेरी क्वेरी जो है डिफाइन कर ली है, मैंने मेरा कमांड जो है तैयार कर लिया है। उसके अंदर लिखा है क्रिएट टेबल करो, स्टूडेंट टेबल, उसके अंदर आईडी भी होनी चाहिए, नेम भी होना चाहिए, मोबाइल भी, और पेरेंट। चलो ये डिफाइन किया, अब इसको फायर करना है। तो क्वेरी मुझे कहाँ पे पास करनी होगी, डेटाबेस के अंदर, डीबी के अंदर। तो यहाँ पे मुझे डीबी पैरामीटर के थ्रू मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे कॉमन लिखना होगा db.execute SQL। एग्जीक्यूट SQL मतलब वहाँ पे आप SQL लैंग्वेज को फायर करो। फायर है हमारी क्वेरी, बिकॉज क्वेरी में लिखा। तो अब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली डेटाबेस बन चुका होगा, और डेटाबेस बन चुका होगा और उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, मतलब कि उसके अंदर सिंपली ओनली फॉर कॉलन ही जनरेट हुई होगी, बिकॉज ऑफ अभी हमने डेटा इंसर्ट नहीं किया हुआ। तो खास करके जब तक डेटा नहीं बनेगा तब तक आप कुछ भी इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले आपको डेटा यूजर के पास से गेट करो। चलो ये डेटाबेस हो चुका है। अब डेटाबेस के अंदर हम करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट किस तरह से किया जाता है वो यहाँ पे देखते हैं। तो इंसर्ट करवाने के लिए अब हमें इनबिल्ट एक मेथड बनानी पड़ेगी, इंसर्ट डेटा, जो आप कोई भी नाम दे सकते हो। इंसर्ट की कोई भी बिल्ट इन मेथड नहीं है, वो आपको कस्टम अपनी मेथड ही बनानी पड़ेगी।
अब जब भी इंसर्ट करना है तो तब यूजर बटन की क्लिक करेगा और बटन की क्लिक पे हमें कौन सी मेथड कॉल करवानी होगी, इंसर्ट। बटन जब भी क्लिक होगा यूजर के साइड से तब हम इंसर्ट मेथड कॉल करवाएंगे और इंसर्ट के अंदर यूजर क्या डालेगा, तो वो नेम डालेगा, मोबाइल नंबर और पेरेंट, बिकॉज उसको यही इंसर्ट करवाना है। आईडी तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटेबल है, तो मैं यहाँ पे यूजर के पास से स्ट्रिंग n1 मतलब कि नेम, दूसरा स्ट्रिंग m1 मतलब कि मोबाइल और तीसरा स्ट्रिंग p1 मतलब पेरेंट नंबर। मैं यूजर के पास से टोटली n1 m1 और p1 नेम, मोबाइल नंबर और पेरेंट नंबर जो है यूजर के पास से गेट करवा रहा हूँ। गेट कब होगा, जब यूजर को इंसर्ट करना होगा डेटा, और इंसर्ट कब करेगा, बटन की क्लिक पे ही इंसर्ट होगा, तब हम इंसर्ट मेथड को कॉल करवाएंगे। और जब भी कॉल करवाएंगे तो आपको पता ही है कि पैरामीटर तो रिक्वायर है। चलो, तो अब मुझे इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले मुझे डेटाबेस को राइटेबल बना होगा, लिखने वाला बना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेयर या फिर यहाँ पे गेट राइटेबल डेटाबेस। ये राइटेबल डेटाबेस मुझे रिटर्न क्या करता है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डेटाबेस या फिर डेटाबेस का जो मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ डीबी, और डीबी क्या रहने वाला है वो यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देता हूँ एसक्यूएलाइट डेटा। तो मैंने यहाँ पे कॉमन एक डीबी वेरिएबल बनाया है, जो भी एसक्यूएलाइट डेटाबेस है वो मैंने बना लिया है। अब मुझे डीबी के अंदर क्या करना होगा, डेटा इंसर्ट करना होगा। तो डेटा एक साथ आप इंसर्ट नहीं कर सकते मल्टीपल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ जो डेटा है उसको आप एक बॉक्स में क्रिएट करो या फिर एक वेरिएबल में आप असाइन करो और एक वेरिएबल को ही आप इंसर्ट करवा सकते हो। तो वो वेरिएबल का नाम है कंटेंट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको कंटेंट वैल्यूज का क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कंटेंट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू। अब कंटेंट वैल्यू में आपको अपना डेटा रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, पुट, और पुट के अंदर मैं यहाँ पे करूँगा अपना डेटा और यहाँ पे अपनी, तो यहाँ पे की और वैल्यू। की मतलब कि आप कहाँ पे डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, मैं मेरे नेम खास करके यहाँ पे जो आपकी कॉलन का नाम है वही आपको यहाँ पे देना है। नेम के अंदर मैं n1 डालना चाहता हूँ, मतलब कि n1 जो डेटा है वो मेरे कहाँ पे चले जाएगा, नेम वाले। खास करके भूल से भी यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ना हो जाए, वरना एरर आएगी कि दिस कॉलन इज नॉट फाइंड। इस टाइप की कोई कॉलन बनी हुई नहीं है, बिकॉज ऑफ आपने नाम में तो गलत किया, जो नाम यहाँ पे दिए वही यहाँ पे देना। वैसा ही हम 3 कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल, तो यहाँ पे कर लेते हैं m1, और तीसरा है पेरेंट नंबर, जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और पेरेंट नंबर p1। तो सारा का सारा डेटा जो है मेरा कंटेंट वैल्यू में चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, कंटेंट वैल्यू को ऑब्जेक्ट को डीबी के अंदर फायर करता हूँ। तो डीबी के अंदर डेटा डालने के लिए उसके अंदर हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड है इंसर्ट। इंसर्ट को सबसे पहले चाहिए कॉलन का नाम, सॉरी टेबल का नाम। तो टेबल कौन सा है, एसटीडी में इंसर्ट करना है। नल कॉलम होनी चाहिए, नल, और उसके बाद हमें देना है कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट, कंटेंट वैल्यूज। ये हो गया। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इंसर्ट करवा लिया। इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले पैरामीटर के थ्रू डेटाबेस डेटा हमें गेट करवाया, डेटाबेस को राइटेबल किया, कंटेंट वैल्यू में सभी वैल्यू डाली और कंटेंट वैल्यू को इंसर्ट मेथड ने फायर किया। अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी इंसर्ट मेथड पे कॉल करूंगा बटन की क्लिक के साथ, तो मेरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए। चलो एक्टिविटी में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ हमने वहाँ पे ही काम किया। मैं क्या करता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट निकल देता हूँ। मैं प्री डिफाइंड डेटा पहले से ही डाल देता हूँ। आप एडिट टेक्स्ट में से लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, बट मेरा कौन सा कॉमन गोल ये है कि मैं प्री डिफाइंड डेटा ही निकाल देता हूँ। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, btn सबमिट की क्लिक करता हूँ, btn सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर और न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। चलो, क्लिक पे सबसे पहले क्या करना है, मुझे डीबी की इंसर्ट मेथड को कॉल करवानी है। तो डीबी का मैं क्या बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट डीबी हेल्पर इज इक्वल टू न्यू डीबी हेल्पर, और यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे दिस मेरा कंटेक्स्ट, और इसको मैं ग्लोबल बना लेता हूँ, कहाँ पे भी यूज करना हो कर सकता हूँ। और डीबी हेल्पर डॉट मैं कौन सी मेथड कॉल कर रहा हूँ, इंसर्ट डेटा। इंसर्ट के अंदर n1 m1 और p1। तो सबसे पहले नाम डाल देता हूँ, या फिर n1 के अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे क्रिश या फिर राम। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर 88 फ्री डिफाइन। यहाँ पे अभी मैं डेटा डाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैं यूजर के पास से गेट नहीं करवा रहा हूँ, वरना आपको एडिट टेक्स्ट के अंदर गेट करवा सकते थे आप यूजर के पास से। ओके,
डन। उसके बाद यहाँ पे दे देता पेरेंट नंबर 885556। चलो, तो जैसे ही बटन क्लिक करूंगा इंसर्ट के अंदर राम और ये सब कुछ चला जाएगा। खास करके यहाँ पे रन करवा के देखते हैं हम इम्यूलेटर के अंदर। तो ये मेरा डेटाबेस हो चुका है कंप्लीट। तो डेटाबेस किस तरह से आपको खास तरीके से डिफाइन करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने कॉमनली इंसर्ट करवाए। इंसर्ट होने के बाद सभी में डेम डेटा जाएगा। मान लीजिए कि 3 बार क्लिक कराओ तो पहली आईडी होगी 1 के अंदर राम, मोबाइल नंबर सेम और पेरेंट नंबर भी सेम। खास करके फिर से एंटर करूंगा तो फिर से 2 और सेम इट इज नाम, क्योंकि आईडी यूनिक है, डेटा यूनिक नहीं है। डेटा यूनिक करना है तो आपको एडिट टेक्स्ट में से यूजर के पास से गेट करवाना होगा। खास करके ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर जो है ओपन हो रहा है और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल होगी तो हम देखेंगे इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो चुकी है। सबमिट बटन पे क्लिक किया है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही मेरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए। देखते हैं। तो मैंने बटन तो क्लिक कर लिया बट मुझे ऐसा कोई व्यू नहीं मिल रहा है जैसे कि डेटाबेस मुझे दिखे, बिकॉज ऑफ हमें अभी रीड ही नहीं किया। तो मुझे कैसे पता चलेगा डेटाबेस के अंदर डेटा गया है कि नहीं गया है। चलो एक बार क्लिक कर लिया, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले तो हमने रीड नहीं किया, वरना हम यहाँ पे डेटा शो करवा सकते हैं परमानेंटली। अभी हमने डेटाबेस के अंदर डेटा गया है कि नहीं वो देखना है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो हमें एक प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी। उस फंक्शनैलिटी का नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम के अंदर, ऐप इंस्पेक्शन। ये ऐप इंस्पेक्शन के अंदर आपको क्या मिल जाता है, जो आपकी एप्लीकेशन ओपन है उसका डेटाबेस है वो यहाँ पे आपको दिखाता है। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट करने के बाद आपको ऐप इंस्पेक्शन ओपन करना है। चलो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो थोड़ी प्रोसेस के बाद ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे मोबाइल का नाम जैसे कि और आपकी एप्लीकेशन का नाम और यहाँ पे डेटाबेस बना है तो डेटाबेस का नाम भी आपको मिल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो my.db.db, बिकॉज मैंने नाम भी यही रखा था, टेबल का नाम भी यही रखा था। डबल क्लिक करता हूँ तो टेबल के अंदर आईडी नेम, मोबाइल नंबर, पेरेंट नंबर, उसके अंदर मेरा डेटा जो है वो इंसर्ट कंप्लीटली हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी बार इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और लाइव अपडेट रखता हूँ, बिकॉज यहाँ पे लाइव अपडेट हो गया, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा भी मेरा इंसर्ट हो चुका है। फिर से सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे तीसरी आईडी भी बन चुकी है। तो यहाँ से मेरा डेटाबेस के अंदर डेटा जो है वो इंसर्ट हो रहा है। ये डेटा परमानेंट स्टोर है, जब तक एप्लीकेशन क्रिएट कंप्लीटली अनइंस्टॉल नहीं हो जाती या फिर उसका ऐप डेटा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक कंप्लीटली ये डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर रहेगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि भाई डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से डेटाबेस काम करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डेटाबेस के अंदर किस तरह के क्वेरी पास ऑन कर सकते हैं और डेटा किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं। आगे के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि भाई किस तरह से डेटा रीड करवाना है, इसी डेटा को रीड करवाने के बाद अपडेट और डिलीट किस तरह से करवा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।